जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये समझेंगे कि 10th क्लास के मैथ यानी बिहार बोर्ड 2024 जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024, ये मैथ का जो सब्जेक्ट है ये उनके लिए बहुत ही एक तरह से ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह जो 10th क्लास का मैथ सब्जेक्ट है इसमें किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर, चाहे वह एनसीईआरटी का मैथ हो या फिर डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ हो या किसी भी प्रकाशन का कोई भी बुक हो, तो उसके कौन से टॉपिक पढ़ना है यह हम लोग समझ लेते हैं और उस टॉपिक से कितने नंबर के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि संख्या पद्धति है, ठीक है। तो यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 2 नंबर में है बीजगणित, जहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 नंबर में है ज्यामिति, यहाँ से भी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 में है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 में है त्रिकोणमिति, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 में है क्षेत्रमिति, यहाँ से भी 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, और 7 में है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, तो यहाँ से 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। देखिए कि 10, 20, 50, ठीक है, 50, 10, 60, 20, 80, 90 और 100, यानी टोटल कितने मार्क्स हो गए? तो मैथ के टोटल मार्क्स हो गए 100। कितने हो गए टोटल? 100 मार्क्स। देखिए, सबसे पहले क्या है कि संख्या पद्धति में से यानी संख्या पद्धति, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 आता है। 2 नंबर में है कि बीजगणित, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें चैप्टर नंबर आता है एनसीईआरटी का 2, 3, 4, 5, ठीक है। देखिए, अब इसके बाद में है 3 नंबर में ज्यामिति, यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर कौन कौन सा आता है? तो 6 आता है, 10 आता है और 11 आता है। देखिए, जब एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे कि जो पहले, देखिए इस बार तो सिलेबस चेंज हुआ है, तो जिनके पास पहले वाला एनसीईआरटी बुक है और उसमें और अब की बार जो नया एनसीईआरटी आया है तो इन दोनों में कुछ अंतर है, ठीक है। लेकिन पुराने वाले जो एनसीईआरटी में चैप्टर जो 11 है इसको नहीं पढ़ना है, इसको बोर्ड ने हटा दिया है, ठीक है। तो ये अलग से वीडियो बनाएंगे तो समझा देंगे, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 नंबर में क्या है? देखिए, 4 नंबर में है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें चैप्टर सिर्फ 7 ही पढ़ना है। उसके बाद में क्या है, 5 नंबर में आता है त्रिकोणमिति, तो यहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें चैप्टर आता है 8 आता है चैप्टर और 9 किसका? एनसीईआरटी का, ठीक है। क्षेत्रमिति है, 6 नंबर में है क्षेत्रमिति, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें जो चैप्टर है 12 और चैप्टर 13 आता है। नेक्स्ट है कि सांख्यिकी एवं प्रायिकता, तो यहाँ से भी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 4 आता है और चैप्टर नंबर 5 आता है, ठीक है। तो ये टोटल मार्क्स जो है ये कितने हो गए? 100 मार्क्स। ये मैथ का टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स हो गया। अब आप ही बताइए कि किसको स्टार्ट किया जाए। चलिए, 1 नंबर को तो अभी उतना स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से 10 ही नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको बाद में देखेंगे। आइए, इसके बाद 2 नंबर में क्या है? बीजगणित। क्या है? बीजगणित। तो यहाँ से जब परीक्षा में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया है, तो उसमें वहाँ पर लिखा था कि 10th मैथ रिवीजन, ठीक है, और उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 जब देखिएगा तो उसमें फिर इसी तरीके से हमने डायग्राम बना करके समझाया हुआ है। तो वहाँ पर हमने किसको? इसी बीजगणित को यानी अलजेब्रा को स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 को फाइनल कर दिए हैं हम लोग, ठीक है। क्यों?
क्योंकि बीजगणित से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 आता है, चैप्टर नंबर 3 आता है, चैप्टर नंबर 4 आता है और चैप्टर नंबर 5 आता है, जो कि इन चारों चैप्टर को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने सबसे पहला चैप्टर यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको फाइनल कर दिया, यानी चैप्टर नंबर 5 को फाइनल कर दिया। उसके बाद में आया क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विघात यानी बहुपद समीकरण, ठीक है, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद यानी बहुपद समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको भी हमने फाइनल कर दिया है। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीजगणित, क्या बीजगणित यानी अलजेब्रा, जहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका चैप्टर नंबर 3 यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं और तब उसके बाद में चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 2 देखेंगे और इस तरीके से बीजगणित यानी 20 नंबर हम लोग का पूरा पक्का एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम बीजगणित यानी हेडिंग दीजिए। चलिए देखिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बीजगणित यानी जहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और उसका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, 3, 4, इसमें कितने चैप्टर आते हैं एनसीईआरटी का, तो इसमें 4 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, किसका, तो एनसीईआरटी का, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 4, 5 को और 4 को हम लोगों ने फाइनल कर लिया है। आज देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 चरों वाले क्या, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें सेट नंबर 1 है और इस सेट में 6 ठो क्वेश्चन है। देखते हैं कि किन का 6 ठो में 6 ठो सही होता है या किन का 6 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन सही होता है। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर यहाँ पर 1 आ गया। देखिए किन का सेट, देखिए सेट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 6 ठो है, यानी 6 में 6 किन का क्वेश्चन सही होता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो सेट 1 को स्टार्ट करते हैं, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, और इसका सेट 1 स्टार्ट करते हैं जिसमें कितने क्वेश्चन है, जिसमें 6 ठो क्वेश्चन है। किन का 6 ठो में 6 ठो क्वेश्चन सही होता है और उसको एक एक करके हम सोल्यूशन भी करते चलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ गया। चलिए देखते हैं कि यह क्वेश्चन कितने लोग को सही होता है। देखिए क्वेश्चन आपके बिल्कुल सामने है। चलिए इसका बताइए कि ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का बताइए। एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक हल होगा, ऑप्शन नंबर डी बहुत आयामी हल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए एकदम कम समय में इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व लिखने के बाद में तो देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। आइए सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि a1x या ax + by + c = 0, और इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में तो ax + by + c = 0। हाँ, अब इसको सबसे पहले समझते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। समीकरण तो वैसे बहुत प्रकार के होते हैं और इसमें रैखिक समीकरण क्या होता है। देखिए रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, यह लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 5x और यहाँ पर 6x और यहाँ पर c कोई कांस्टेंट था तो 7 लिख दिए। यह समझने के लिए रैखिक समीकरण है। अब यहाँ से पूरे एकदम एक अलग अंदाज में चलते हुए तो इसको आप रैखिक समीकरण समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं
और देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक को भी उठा करके देख सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन देंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के साथ ही साथ उसके फॉर्मूले को, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब ये जाकर के क्वेश्चन ये बहुत ही आसान लगेगा। और इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत ही कम समय में एकदम चुटकियों में इसका आंसर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यह क्या हो गया। यह रैखिक समीकरण है, ठीक है। ये क्या है? रैखिक समीकरण। देखिए जी, यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये भी समीकरण है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? x का पावर 2 है और यहाँ पर देखिए x का पावर 1 है। यानी रैखिक समीकरण इतना ही समझिए अभी कि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर y का भी पावर 1 है। रैखिक मीन्स याद रखिए 1। आइए अब इससे आगे समझते हैं, ठीक है। तो रैखिक समीकरण आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर तो x का पावर देखिए, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी y का पावर क्या है? 1 है। तो यह रैखिक समीकरण है। x का पावर 1 है और y का पावर 1 है, तो यह रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर a का पावर मत देखिए, क्योंकि a यहाँ पर क्या है? अचर है, कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी a क्या है? कोई कांस्टेंट है। b यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर b भी कांस्टेंट है। c यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी c क्या है? कांस्टेंट है। आइए अब इससे आगे समझते हैं और एक अलग बेहतरीन लेवल में चलने की कोशिश करते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर 2 समीकरण दिया गया है, तो इसको कहेंगे एक a1, b1 और c1, और इसको कहेंगे a2 और b2 और यहाँ पर c2, ठीक है। अब यहाँ से इतने के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे में, तो आइए अब इसको देखते हैं कि a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इतना के बाद तो a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 और नहीं बराबर c1 बाटा c2। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो a1 बाटा a2 और बराबर b1 बाटा b2 और बराबर c1 बाटा c2। देखिए ये 3 प्रकार के कंडीशन हैं। कितने प्रकार के कंडीशन हैं? 3 प्रकार के कंडीशन हैं। देखिए जी, अब a1 बाटा a2 नहीं बराबर, इसको क्या पढ़ते हैं? इसको बराबर पढ़ते हैं कि 5 बराबर 6। यहाँ पर क्या पढ़ते हैं कि 5 बराबर 5, और जैसे ही यहाँ पर नॉट इक्वल टू देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? बराबर नहीं। मतलब क्या कि 5 6 के बराबर नहीं है। तो उसी तरीके से इसको भी क्या पढ़ेंगे कि a1 बाटा a2 नहीं बराबर b1 बाटा b2। अब यहाँ पर इतना के बाद तो a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2। अब इतना के बाद नहीं बराबर c1 बाटा c2 और a1 बाटा a2 बराबर b1 बाटा b2 बराबर c1 बाटा c2। मतलब यहाँ पर क्या समझना है कि पहले वाला बराबर नहीं है और पहले वाला बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं है। ये पहले वाला भी बराबर है और बाद वाला भी बराबर ही। ये 3 प्रकार के कंडीशन हैं और इस कंडीशन को समझने के लिए जब इस प्रकार के कंडीशन आएंगे तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, यानी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और इस प्रकार के जब कंडीशन आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब क्या? समांतर,
समांतर रेखाएं। और इस प्रकार के जब कंडीशन आएंगे तो क्या बोलेंगे? समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? समपाती। और याद रखिएगा कि जो प्रतिच्छेदी होगा उसका कितना हल होगा? एक हल, एक हल। ठीक है। जो समांतर होगा उसका कोई हल नहीं। ठीक है, क्या उसका हल नहीं, यानी इसका एक भी हल नहीं। और जो समपाती होगा उसका होगा अनेक हल। क्या बोलेंगे? अनेक हल। ठीक है। और जिसका जिसका हल होगा वह संगत होगा, लेकिन जिसका हल नहीं होगा वह असंगत होगा। मतलब पहला समझिए, अगर पहिल के नहीं बराबर, यहाँ पर पहिल के नहीं बराबर तो प्रतिच्छेद होगा और एक हल होगा। लेकिन पहिल का बराबर दूसर का नहीं बराबर तो समांतर होगा और हल नहीं होगा। पहला भी बराबर और दूसरा भी बराबर तो याद रखिएगा क्या होगा? समपाती होगा, अनेक हल होंगे। ठीक है। अब जिसका जिसका हल होगा वह संगत होगा, जिसका हल नहीं होगा वह संगत नहीं होगा। ठीक है। इसका हल है कि नहीं? एक हल है, लेकिन चाहे एक हल हो चाहे दो हल हो, लेकिन हल तो है। तो जब इसका हल है तो यह क्या हो जाएगा? संगत होगा। और इसका हल नहीं है मतलब यह संगत नहीं होगा, यानी असंगत होगा। क्या होगा? असंगत। और इसका भी हल है मतलब इसका अनेक हल है, चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो, तो मतलब यह क्या हो जाएगा? संगत होगा। अब इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो देखिए कि जब पहला बराबर, जब पहिल के बराबर नहीं होगा तो बताइए संगत कि असंगत? संगत। जब पहिल का बराबर होगा दूसर का नहीं बराबर होगा तब बताइए संगत कि असंगत? असंगत। बताइए जब तीनों के तीनों बराबर होगा, यानी पहला भी बराबर होगा और दूसरा भी बराबर होगा, तब संगत कि असंगत? संगत। आइए अब इस प्रकार के कंडीशन को तो आप यहाँ से इतना के स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो चर्चा होगी क्वेश्चन पर चर्चा होगी। आइए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक अलग रंग बिरंगी दुनिया में चलते हैं और उस दुनिया की शुरुआत को करते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि सुबह का भुलाया शाम को घर आया, भुलाया नहीं है। उसी तरीके से यदि आप ये नहीं जानते थे लेकिन अभी इसको जान गए, समझ गए, तो ये भुलाया नहीं है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए एक अलग प्रकार की दुनिया में तो सबसे पहले क्या दिया गया है? अब यहाँ पर जो समीकरण दो ठो दिया गया है और उसको एक अलग अंदाज में एक बेहतरीन तरीके में समझते हुए और एक अलग प्रकार की दुनिया को एक अलग रणनीति के साथ चलते हुए तो देखिए सबसे पहले सॉल्व, और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर में 5, और यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या है? 3x। क्या है यहाँ पर? क्या है? 3x और प्लस 12y बराबर में कितना है? 10 है। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए तो इसको a1x प्लस by बराबर में c, और इतना के बाद यहाँ पर ax प्लस by और बराबर में c। चलिए इसको a1 b1 c1। अब यहाँ पर इतना के बाद a2 b2 और c2। अब इतना के बाद क्या देखेंगे कि a1 बटा a2, देखिए यहाँ पर कितना है? 1 है, और बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये इतना लिख देना है। अब यहाँ पर a1 के सामने कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? 1। अब यहाँ पर a2 के स्थान पर कितना है? 3, तो a2 के स्थान पर कितना लिख देंगे? 3। और b1, तो यहाँ पर b1 के स्थान पर कितना है? 2, तो अब यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर
B2 पूछ रहा है, तो B2 के स्थान पर कितना है 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। चलिए यहाँ पर C1, तो C1 का मान कितना है 5 और C2 नीचे C2, तो C2 का मान कितना है, तो यहाँ पर कितना है 10। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 का 2 और 6 से कट जाएगा, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 1/3 बराबर 1/6 और 1/2। बताइए यहाँ पर 1 क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है 1/6, तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है यानी पहल के बराबर नहीं है, ठीक है, दूसरा बराबर है, दूसरा बराबर नहीं है, लेकिन गौर करेंगे पहला पर, तो जब पहले वाला ही बराबर नहीं है तो ये दूसरा से कोई मतलब नहीं है। और जब पहला वाला बराबर नहीं होता है तो याद कीजिए क्या लिखे थे, यानी A1/A2 और B1/B2, और यहाँ पर क्या था नॉट इक्वल टू था। तो जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो क्या लिखते हैं प्रतिच्छेद, और उसके बाद में एक हल, और उसके बाद में तो इसको संगत। इतना यहाँ पर अभी लिखे थे। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए, तो क्या ये पहला वाला बराबर है, नहीं है, मतलब यह कंडीशन लागू होगा, यानी रेखाएं कैसी होगी प्रतिच्छेदी होगी, और एक हल होगा और संगत होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत बहुआयामी हल होंगे। बताइए, तो जब इस प्रकार के कंडीशन आएगा तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, यानी बगल में यहाँ पर क्या लिखेंगे एक हल, एक हल, यानी हल बराबर में कितने यानी कितने हल, एक हल, कितने हल, एक हल, ठीक है। अगर रेखाओं के बारे में पूछता तो प्रतिच्छेदी लिखते, अगर संगत असंगत के बारे में पूछता तो संगत लिखते, यानी यहाँ पर अगर रेखाओं के बारे में पूछता तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी लिखते, ठीक है। अगर हल के बारे में पूछा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक हल लिखेंगे। अगर संगत असंगत के बारे में पूछा होता तो ये यहाँ पर क्या लिखते, यहाँ पर वहाँ यानी क्या लिखते, यहाँ पर संगत लिखते। तो यहाँ पर हल के बारे में पूछा है, यानी जब इस प्रकार के कंडीशन आएंगे, यानी इस प्रकार के, और हल पूछेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक हल लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए एकल हल होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कितने कितने लोग को सही हुआ, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि यह क्वेश्चन कितने कितने लोग को सही हुआ। सिर्फ एक लिखिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, यानी जिनका सही है क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और एक अलग अंदाज में और एक बेहतरीन लेवल में चलते हुए अपने जो स्टडी का जो लेवल हो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक ठाक करते हुए। आइए अब यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से गर्दा उड़ाते हुए और एक एक क्वेश्चन को सही करते हुए हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या कह रहा है, देखते हैं कि कितने लोग का आंसर सही हो पाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को, तो यदि 173 x + 197 y = 149 और 197 x + 173 y = 221 है, यह 2 ठोस समीकरण दिया गया है, तो x और y का मान निकालना है। देखिए यह क्या है, रैखिक समीकरण है। क्या है, चलिए यह क्या है, रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण को, रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधि हैं,
तो रैखिक समीकरण को हल करने के दो विधि है। पहला क्या है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। और दूसरा कौन सा है? पहला कौन सा विधि है? ग्राफीय विधि। और दूसरा विधि कौन सा है? बीजगणितीय विधि। कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय गणितीय विधि। कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि। तो पहला विधि कौन सा है? पहला विधि कौन सा है? ग्राफीय विधि। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, जब इस प्रकार के दो ठो समीकरण देगा तो इसको हल करने के कितने विधि है? तो दो ठो विधि है। पहला विधि का नाम क्या है? ग्राफीय विधि। और दूसरा विधि का नाम क्या है? बीजगणितीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि भी आपको पढ़ाएंगे और बीजगणितीय विधि भी पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें बीजगणितीय विधि में 3 विधि होते हैं। पहला कौन सा विधि है? तो पहला जो है प्रतिस्थापन विधि है। पहला कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। पहला कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा कौन सा विधि है? तो दूसरा विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तीसरा कौन सा विधि है? वज्र गुणन विधि है। ठीक है, चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहे आप ग्राफीय विधि से इसको कैलकुलेट कीजिए या फिर चाहे तो बीजगणितीय विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या वज्र गुणन विधि से, चाहे किसी भी विधि से आप इसको कैलकुलेट कीजिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन इसका सही जवाब कौन सा होगा? एकदम सही इसका सही जवाब कौन सा होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। चलिए तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में इस पर वीडियो बना देंगे कि रैखिक, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, ठीक है, रैखिक समीकरण यानी ग्राफीय विधि, बीजगणितीय विधि में तीनों विधि, इस पर एक अलग ही वीडियो आएगा। चलिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। चलिए अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब एकदम कम समय में बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। और सॉल्व लिखने के बाद में 173 x प्लस में 197y बराबर 149, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है 197x और प्लस 173y और बराबर में 221, इसको समीकरण क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या? समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। इसमें 100 पहले 173 है तो समीकरण 2 में कितना से गुना कर देंगे? 173 से। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 197, तो समीकरण 1 में 197 से गुना कर देंगे। तो आइए इस सब से गुना कीजिए। 173 गुने 197 x प्लस है तो प्लस, फिर 197 गुने 197 y और फिर यहाँ पर 149 गुने 197। ठीक है, यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं 149 गुने 197। ठीक है, अब इन सब में बारी बारी से कितना से गुना होगा? 173 से। ठीक है, तो 100 ये कौन सा विधि से? ये विलोपन विधि से हम बना रहे हैं। ठीक है, 173 गुने 197 गुने 173 x प्लस है तो प्लस,
अब 173 गुने फिर 173 वाई बराबर है तो बराबर 221 गुने 173। ठीक है, चलिए तो यह समीकरण कौन सा है? समीकरण 1 है और यह समीकरण क्या है? 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से चलिए देखिए। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना है? 173 गुने 197 एक्स प्लस 197 गुने 197 वाई बराबर में 149 गुने 197। ठीक है, यह समीकरण 1 है। इसके नीचे कितना लिखेंगे? तो 197 गुने 173 एक्स प्लस है तो प्लस, और फिर 173 गुने 173 वाई और बराबर में कितना? 221 गुने 173। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर चलिए इसको और इसको देखिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और फिर प्लस है तो माइनस। यह और यह दोनों सेम है। ठीक है, लेकिन यह प्लस में है या माइनस में, तो इसी से इसको काट देंगे, इसी से इसको काट देंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी इसको गुना कीजिए और फिर इसको गुना कीजिए, और इसको गुना करने पर जितना आएगा उतना में से इसको गुना करने पर जितना आएगा उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी 197 में 197 से गुना कीजिए। तो इसको फटाफट हम गुना कर लेते हैं। देखिए देखिए, तो 197 में 197 से गुना करने पर कितना आया? 38,809। तो यहाँ पर लिख देते हैं 38,809। वाई है तो वाई, प्लस माइनस यहाँ पर क्या दे दे? माइनस। ठीक है, अब 173 में 173 से गुना कीजिए। तो 173 में 173 से गुना हुआ तो कितना आया? 29,929। ठीक है, तो 173 में 173 गुना करके 29,929। वाई है तो वाई। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर, फिर 149 में 197 से गुना किया जाएगा और 221 में 173 से गुना किया जाएगा। तो आइए इसको भी गुना करते हैं। चलिए अब यहाँ पर तो 149 में 197 से गुना करेंगे, 149 में 197 से गुना करेंगे तो 29,353 आएगा। कितना आएगा? 29,353 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस, फिर उसके नीचे इसको लिखेंगे, यानी 221 में 173 से गुना करेंगे। 221 में यहाँ पर कितना से? 149 में 197 से, 221 में 173 से, सॉरी। चलिए तो यहाँ पर 221 में 173 से गुना करेंगे, तो 221 में 173 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 38,233। ठीक है, आइए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यानी 38,809 में से 29,929 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 0 यानी 10 में से 2 गया तो यहाँ पर 8, फिर 7 में से 9 गया यानी 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा? तो आएगा 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, फिर ये बच गया 17 में से 9 गया तो 8, फिर ये बच गया 2 में से 2 जाएगा तो 0। कितना? 0। ठीक है, और यहाँ पर y है तो y। देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? यह बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? प्लस। चलिए 3 में से 3 घटाइए 0, 5 में से 3 गया तो 2, और फिर यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 9 में से 8 गया तो कितना?
सॉरी यहाँ पर इस 3 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 में से 3 गया तो 0 और 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये बच गया कितना 11, 11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 8, 11 में से 3 आप अलग घटा के देखिएगा। फिर यहाँ पर 7, 7 में से 9 गया यानी 17 में से 9 गया तो 8 और 2 में से 2 गया तो 0। ठीक है तो इस 0 को इधर नहीं लिखते हैं। और इन दोनों में से कौन बड़ा है, यह बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस। इससे इसको काटेंगे तो y बराबर -1 आएगा, क्योंकि ये इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी 8880 में 8880 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यानी y का मान क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर इतना के बाद तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे ही y का मान निकल गया तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है 173x और प्लस 197y और फिर बराबर 149। तो अब यहाँ पर y का मान, यहाँ पर y का मान रखिएगा तो x का मान निकलेगा, मतलब 173x और 197 गुने कितना -1 बराबर 149। तो 173x गुना होगा तो -197 बराबर 149। अब यहाँ पर इतना के बाद तो x बराबर मतलब 173x बराबर, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 197। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 173x बराबर में तो 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 4 9 13 1 14 हाथ में 1, 1 1 2 1 3। अब 173 x बराबर में 346 भागा कितना से, x बराबर में तो कितना से, देखिए ये 173 इधर गुना में है और इधर जाएगा तो भागा में, यानी 346 में होगा। 346 में कितना से भागा 173 से, तो जब 346 में 173 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी x का मान कितना आएगा 2, यानी x का मान कितना आएगा 2। तो y का मान कितना निकला, y का मान कितना निकला -1 और x का मान कितना निकला 2। तो इसीलिए x, y मतलब x के नीचे कितना लिख दे, तो x के नीचे लिखेंगे 2, यानी x का मान आया है 2, कोमा है तो कोमा, और y का मान कितना आया है 1, तो y के नीचे कितना लिख दे -1। ठीक है तो बताइए x, y, x, y मतलब 2, -1, 2, 2, 2, -1, 2, -1, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है इसमें किया क्या गया है, तो देखिए समीकरण 1 माने हैं और समीकरण 2। ठीक है इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, यहाँ पर 197 है इसीलिए समीकरण 1 में 197 से गुना किए हैं, फिर यहाँ पर 173 है इसीलिए समीकरण 2 में 173 से गुना किए हैं और उसके बाद में विलोपन विधि से हल कर दिए हैं। तो y का मान कितना निकला है -1 निकला है, और इस y के मान को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो x का मान निकलेगा, तो इसीलिए समीकरण 1 से और वहाँ पर समीकरण 1 में तो y का मान यानी 1 -1 पुट किए हैं तो x का मान कितना निकल गया है 2, अतः x का मान कितना निकल गया 2 और y का मान कितना निकल गया -1। तो x, y यानी 2, -1, 2, -1 यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किनका किनका ऑप्शन नंबर डी सही था। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किनका किनका ऑप्शन नंबर डी सही था।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देखिए कि रैखिक समीकरण युग्म यानी समीकरण 1 दिया है, समीकरण 2 यानी 2 ठो समीकरण दिया है। तो पूछ रहा है कि इस मतलब 2 जो समीकरण दिया गया है इसके कितने हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले एक ग्राफ से आप समझिए कि जब इस प्रकार के ये 2 ठो रेखा है यानी यह लाइन 1 है L1 है और ये क्या है L2 है, ये एक दूसरे को क्या कर दिए? काट दिए, प्रतिच्छेद कर दिए। तो एक ही जगह काटे हुए हैं मतलब इसके कितने हल होंगे? इसके हल होंगे हल बराबर में 1। ठीक है, केस नंबर 1 था ये, केस नंबर 1। केस नंबर सेकेंड देखिए, यह एक रेखा है, ठीक है, और यह एक क्या है? रेखा है। यह है L1, यह है L2। ये एक दूसरे को काट रहे हैं? नहीं काट रहे हैं, मतलब ये क्या है? समानांतर है। आज जब कटवे नहीं किए तो इसका हल होगा? इसका हल बराबर में नहीं, यानी इसका हल नहीं होगा, यानी इसका हल 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, ये देखिए केस नंबर 3 देखिए। केस नंबर 3 कहता है क्या है कि यह एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा है, इसी पर एक और रेखा है। ठीक है, इसी पर एक और रेखा है, मतलब यह है L1 और यह है L2। ये दोनों रेखा एक ही पर चल दिए। तो बताइए यह तो इसका हल कितना होगा? तो इसका हल होगा यानी यह देखिए यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी हर एक जगह एक दूसरे के ये यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो बताइए इसका हर एक पॉइंट पर क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब यह हर एक लाइन पर एक दूसरे को यानी हर एक बिंदु पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका हल क्या होगा? इसका हल बराबर होगा अनेक, यानी इसका अनगिनत हल है। तो आइए अब इसको देखते हैं और समझते हैं कि ये किस प्रकार के कंडीशन है। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि अगर 2 रेखा है, अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो यह है L1, यह है L2। बताइए इसके हल कितने होंगे? इसके हल होंगे 1। इसके कितने हल होंगे जी? यह L1 है, यह L2 है, इसके कितने हल होंगे? तो इसके हल 1 भी नहीं होंगे। ये बताइए इस पर एक रेखा है और इसी पर एक और रेखा चल दिया L1 और यह L2। बताइए इसके कितने हल होंगे? तो इसके हल अनेक होंगे। इसके हल 1 और इसके 1 भी हल नहीं और इसके अनेक हल। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि देखिए यह समीकरण यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, और पहला समीकरण क्या दिया है? 2x + 3y बराबर में 5, यह समीकरण 1 दिया है। और यहाँ पर दूसरा समीकरण 4x + 6y बराबर में कितना दिया है? 15 दिया है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x1 + by बराबर c और इसको लिखेंगे ax + by बराबर में c। यहाँ पर a1 b1 c1, यहाँ पर a2 b2 c2। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन आपको बताए थे वह लिखने के लिए। कौन सा कंडीशन है वह? तो वह कंडीशन है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ठीक है, अब यहाँ पर a1 का मान बोलिए तो a1 का मान 2 है, a2 का मान बोलिए तो a2 का मान कितना है? 4। b1 का मान बोलिए तो b1 का मान 3 और b2 नीचे तो b2 का मान क्या है? 6 है। अब यहाँ पर इतना के बाद तो यहाँ पर बोलिए c1 का मान, तो c1 का मान कितना है? 5। नीचे क्या है? c2, तो c2 का मान क्या है जी? 15। ये 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6,
5 का 5 5 3 15, ठीक है। अब यहाँ पर इतना के बाद चलिए देखिए, तो अब यहाँ पर 1/2 बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पर 1/2, अब यहाँ पर बराबर है तो बराबर, और यहाँ पर 1/3, ठीक है। तो बताइए पहला बराबर है 1/2 1/2, यानी पहला बराबर है, क्या दूसरा बराबर है? तो दूसरा बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू देंगे। तो याद कीजिए इस प्रकार के कंडीशन आपको याद होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर C1/C2। जब इस प्रकार के कंडीशन होंगे तो क्या लिखेंगे? समांतर लिखेंगे, ठीक है, समांतर। अब जैसे ही समांतर, तो यही ना है L1, ये क्या है L2, ये समांतर हैं, तो बताइए तो इसके कितने हल होंगे? इसके हल नहीं होंगे, यानी बताइए इसके एक हल होंगे? इस क्वेश्चन का एक हल होगा? नहीं। 2 हल होगा? नहीं। 3 हल होगा? नहीं। इसके एक भी हल नहीं होगा, ना ही एक हल होगा, ना ही 2 हल होगा, ना ही 3 हल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी इसका हल होकवे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किनका किनका यह क्वेश्चन सही था। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किनका किनका यह क्वेश्चन सही था। जिनका जिनका क्वेश्चन सही है वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 3 लिख दें। क्या लिख दें? कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ लिख दें जिनका जिनका सही है, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में 3 लिख दीजिए, यदि जिनका जिनका क्वेश्चन सही है वो कमेंट बॉक्स में 3 लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर इतना के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। रेखाएं कब होती है? देखिए जैसे A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ठीक है। पहले का बराबर नहीं होता है, मतलब चलिए इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि यह एक मतलब 2 ठो रेखा है, पहला रेखा दूसरा L1, इसको कहेंगे L2, यह प्रतिच्छेद छेद कर दिया, मतलब यह कैसी रेखा है? प्रतिच्छेद छेदी रेखा है। और जब जो रेखा प्रतिच्छेद छेदी होती है उसका कितना हल होता है? उसका हल 1 हल होता है, ठीक है। और जब हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा। केस नंबर सेकेंड देखिए, केस नंबर सेकेंड क्या कहता है कि यह 2 ठो रेखा है, यह इसके क्या है? L1 है, यह क्या है? L2 है। तो बताइए ये समानांतर है, तो ये समानांतर है, ये कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। और जब समांतर होगा तो कोई हल होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब हल नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत होगा। देखिए केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 क्या है कि यह एक कोई रेखा है और इसी पर एक और कोई चला गया रेखा, मतलब यह क्या है? L1 है और यह क्या है? L2 है। जब यह रेखा इस प्रकार के होते हैं तो इस प्रकार के रेखा को क्या बोलेंगे? समपाती रेखा। क्या बोलेंगे? समपाती। और जो समपाती होता है उसका हल क्या होता है? उसका हल अनेक हल होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका हल होगा या फिर क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। मतलब क्या? तो देखिए जैसे यहाँ पर A1/A2 नहीं बराबर B1/B2, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद छेदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेद छेदी। और जो प्रतिच्छेद छेदी होगा उसका हल क्या होगा? 1 हल, उसका 1 हल होगा। और जब 1 हल होगा तो बताइए यह क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। लेकिन A1/A2
बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, ठीक है। तो यह रेखा जो होगा क्या होगा, समांतर रेखा होगा, और समांतर रेखा होगा तो हल इसका नहीं होगा, यानी हल नहीं। और जैसे ही इसका हल नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तीसरा केस A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, यहाँ पर नहीं बराबर रहेगा, यानी नॉट इक्वल टू। तो इस प्रकार के पीछे स्क्रीनशॉट में देखिएगा, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर था क्या, समपाती, यानी रेखाएं क्या होंगी, समपाती। असमपाती होंगी तो इसका हल क्या होगा जी, अनेक हल होगा। अनेक हल होगा मतलब यह क्या हो जाएगा, संगत होगा। मतलब ये याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कि जो प्रतिच्छेदी होगा उसका, जो प्रतिच्छेदी होगा वह क्या होगा, संगत होगा। जो समपाती होगा वह संगत होगा, लेकिन जो समानांतर होगा वह क्या होगा, असंगत होगा। तो बताइए, तो जब संगत आ रहा है तो रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी। जब संगत आ रहा है तो रेखाएं क्या होती है, समपाती, ठीक है। तो यहाँ पर यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो संगत किन किन कंडीशन में आ सकता है, बताइए। तो समांतर के हमेशा समांतर के स्थिति में आएगा, या हमेशा प्रतिच्छेदी के स्थिति में आएगा, या हमेशा समांतर की स्थिति में आएगा, या हमेशा प्रतिच्छेदी या समपाती, या तो प्रतिच्छेदी होगा या तो समपाती। तो याद रखिए, जब संगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, या जब संगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती, यानी प्रतिच्छेदी होंगी या समपाती। देखिए यहाँ पर समपाती है तो संगत है, प्रतिच्छेदी है तब भी संगत है। तो संगत तब है जब प्रतिच्छेदी है, संगत तब है जब समपाती है। मतलब संगत तो प्रतिच्छेदी और संगत तब भी समपाती, ठीक है। मतलब क्या कि जब संगत होगा, कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी या समपाती होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किनका किनका यह क्वेश्चन सही था। चलिए जिनका जिनका भी यह आंसर सही था वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे। चलिए जिनका भी यह क्वेश्चन नंबर 4 सही था वह कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे। इससे पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही था। चलिए लास्ट में कैलकुलेट करके बताइएगा कि 6 ठो में 6 ठो किनका किनका क्वेश्चन सही है। चलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन के सही जवाब कौन से होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल हैं। यानी 2 ठो समीकरण दिया है, इसका हल कौन सा होगा। चलिए x और y का मान बताना है। तो सबसे पहले जिस तरीके से इससे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके से यह क्वेश्चन है। देखिए रैखिक समीकरण को हल करने के कितने विधि हैं, तो इसके हल करने के 2। एक में आता है ग्राफीय विधि और दूसरा जो है वह है बीजगणितीय विधि। इसमें 3 ठो विधि आते हैं। ग्राफीय विधि में सिर्फ एक ही विधि आता है ग्राफ विधि, लेकिन बीजगणितीय विधि में 3 ठो विधि आता है। एक में आता है क्या, प्रतिस्थापन विधि, 2 में क्या आता है विलोपन विधि और 3 में क्या आता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, ये आते हैं। तो इसमें किसी भी मतलब टोटल अगर हम विधि की बात करें तो 4 ठो विधि हो गया। पहला ग्राफीय विधि और 3 ठो है बीजगणितीय विधि में, यानी 4 ठो विधि है। चारों विधि में से किसी भी विधि का अप्लाई करके, किसी भी विधि का प्रयोग करके चलिए x और y का मान बताइए। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर 5x + 2y = 16 इसको मानेंगे समीकरण 1
और इतना के बाद यहाँ पर 7x माइनस 4y बराबर में 2, इसको मानेंगे समीकरण 2। चलिए यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, 5 से। और यहाँ पर 7 है, इसलिए यहाँ पर कितना से गुणा करेंगे, 7 से। ठीक है, तो 7 पचे 35x और प्लस है तो प्लस 7 दूनी 14y और 16 सते कितना होता है बताइए, 16 सते कितना होता है, 16 85, 16 छक 96, 16 सते कितना होता है, 112। कितना होता है, 112। ठीक है, 5 सते 35 माइनस 5 चौके 20 बराबर है तो बराबर 2 पचे, अरे 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यह समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 था। अब इतना लिखने के बाद क्या लिखे थे, तो उसके बाद लिखे थे समीकरण 1 और समीकरण कितना से, 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, 35x प्लस 14y बराबर में 112। और समीकरण 2 क्या है, 35x माइनस 20y बराबर में कितना, 10। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब इससे इसको काट देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 35x है और यहाँ पर भी 35x है। यहाँ पर प्लस में 35x है, यहाँ पर माइनस में 35x है, इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए प्लस प्लस प्लस, तो 20 गो और 14 गो, 14 गो 20 गो कितना हो जाएगा, 34x बराबर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 112 में से 10 गया तो 102। ठीक है, अब y बराबर में 102 बटा में 34 इधर आएगा तो भाग में, तो y बराबर में कितना आएगा, 3 बार में कटेगा, 4 3 12 का 2, 3 3 9 1 10, यानी y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और जैसे ही y का मान आएगा तो उसको यहाँ पर भर देंगे तो x का मान निकल जाएगा, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 5x और 2y बराबर में 16। तो 5x प्लस 2 गुने y का मान कितना, 3 और यहाँ पर बराबर में 16। तो 5x प्लस 6 बराबर में 16। अब 5x बराबर में 16, 6 उधर गया तो माइनस, यानी x बराबर में 16 में से 5x बराबर में 16 में से 6 गया तो 10। ठीक है, तो 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी 10 में कितना से भाग लगेगा, 5 से, तो यानी 10 में 5 से भाग लगेगा यानी 2 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 2। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर x का मान कितना निकला, तो x का मान 2 निकला और y का मान कितना निकला, तो y का मान 3 निकला। ठीक है, तो x बराबर में 2, y बराबर में 3, x बराबर में 2, x बराबर में 2, x बराबर में 2 और y बराबर में 3, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे अंतिम क्वेश्चन, सेट 1 का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जिनका जिनका भी सही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 5 सही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में सबसे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी। ये मिनटों का क्वेश्चन है, यानी मिनटों नहीं सेकेंडों का क्वेश्चन है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, यदि आप 10th क्लास में हैं और 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं
तो 8873741070 इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। इसी नंबर से व्हाट्सअप पर जुड़िएगा और फिर इसी नंबर से टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, ताकि आपको PDF या नोट्स जो भी मिलने वाला होगा आपको इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर जुड़ने के द्वारा वहाँ से आप PDF या नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 8873741070 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो। चलिए, आप 10th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ की दुनिया हो, अगर उसको आप एक एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार के अगर जानकारी हेतु, तो याद रखिएगा 8873741070 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन 10th क्लास के मैथ की दुनिया में हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेवल से और एक अलग अंदाज में चलने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इसके किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे कि हम वहाँ पर आपको थंबनेल पर दिखाई देगा कि 10th क्लास यानी 10th ऑल सब्जेक्ट मिक्सचर, तो वहाँ पर आप PDF या नोट्स वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। चलिए, तो 8873741070 तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए, सबसे पहले यह जो है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोला क्या है कि y बराबर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सब पर हम 10 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर -10, यहाँ पर भी -10। चलिए, तो यहाँ पर भी -10 दे देते हैं, यहाँ पर +10 और यहाँ पर +10। तो अब यहाँ पर इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि इसको एक अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं? इसको एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। तो बोल क्या रहा है कि y बराबर 10, तो y बराबर 10 का है, तो y यही ना है, एक यहाँ पर y 10 है और एक यहाँ पर y 10 है, लेकिन यह y 10 है लेकिन माइनस में 10 है और यह प्लस में 10 है, तो y बराबर 10 यानी y बराबर +10। यहाँ से जब ऐसे खींचेंगे, ठीक है, एक रेखा खींचेंगे, तो y बराबर में 10, तो y बराबर में 10 पर एक रेखा खींच दिए। ठीक है, का आलेख कैसी सरल रेखा है? बताइए, कैसी सरल रेखा है? बताइए, एक्स अक्ष के समांतर है कि वाई अक्ष के समांतर है कि मूल बिंदु से जाती है? ये तो मूल बिंदु यहाँ पर आता है, तो यह तो मूल बिंदु से होकर के जा नहीं रही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, इसमें ज़रूर ऑप्शन ए, बी, सी या डी, यानी इसमें ज़रूर ऑप्शन ए होगा, नहीं तो बी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए यह किस अक्ष के समांतर? ये देखिए, यह जो है एक्स अक्ष है और यह एक्स अक्ष के क्या है? समांतर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर वहीं y बराबर में आपको दे देता 5, तो याद रखिए 1 2 3 4 5 यहाँ से खींच देते हैं। ठीक है, चलिए, अगर वहीं y बराबर में दे देता -5, तो कहाँ से खींचते? 1 2 3 4 5, यहाँ पर -5 आता है, तो यहाँ पर खींच देते हैं। ठीक है, और वहीं y बराबर में आपको दे देता -10, ठीक है, तो 6 7 8 9 10, यानी यहाँ से खींच देते हैं। समझा गया? चलिए, अगर वहीं x बराबर में देता, x बराबर में 5 देता, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ से खींच देते हैं ऐसे, और इसको हटा देते, मिटा देते। चलिए, इसको क्या कर देते? मिटा देते हैं।
और यहाँ से खींच देते y। तब बताइए किस अक्ष के समांतर है, तो यह है y अक्ष, तो y अक्ष के समांतर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, क्या बोला है कि y बराबर में 10, ठीक है। तो यह हो गया x अक्ष, यह कौन सा अक्ष हो गया, y अक्ष, चलिए, और यह हो गया मूल बिंदु। तो y बराबर में 10, 1 2 3, यहाँ पर मान लेते हैं 10 है, तो ऐसे खींच देते हैं। तो बताइए तो यह जो रेखा है सरल रेखा है और किसके समानांतर है, तो x अक्ष के समानांतर है, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। चलिए, तो किनका किनका यह क्वेश्चन नंबर आखिरी और क्वेश्चन नंबर 6 किनका किनका सही था। चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए किनका किनका क्वेश्चन नंबर 6 सही था। जिनका जिनका भी अगर क्वेश्चन नंबर 6 सही है वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 लिख दे, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे, तो इससे हम समझ जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 सही था। चलिए, अब यहाँ के बाद अब जिनका भी 6 में 6 सही है तो वह इस तरीके से लिख दे 6/6, 6/6। चलिए, जिनका भी 6 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन सही है वह कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सेट एक में जिनका भी क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक, यानी 6 ठो क्वेश्चन में 6 ठो क्वेश्चन सही है, वह लिख दे 6/6। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से और एक बहुत ही अलग अंदाज में इस क्लास का आनंद ले पाएँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इस प्रकार से आप आनंद ज़रूर महसूस कर पाएंगे। लेकिन आपसे एक एडवाइस है कि आप लोग कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइएगा कि 10th मैथ सुबह में लाइव आया जाए या शाम में। चलिए, सुबह में लाइव आना ठीक रहेगा या शाम में लाइव आना ठीक रहेगा। चलिए, आप लोगों के कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जान पाऊंगा कि मैं शाम में 10th क्लास का जो मैथ है बिहार बोर्ड 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं लाइव सुबह में आ पाऊँ या शाम में आऊँ, कौन से वक्त में यानी किस समय आना ठीक रहेगा, शाम को लाइव आना ठीक रहेगा या फिर सुबह में। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से और एक अलग अंदाज में इस क्लास का आनंद ले पाए हैं। और किसी भी जानकारी हेतु तो आप याद रखिएगा 88 73 74 और 10 70। चलिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि लाइव किस वक्त आएँ, सुबह में या शाम में, तो उसके अकॉर्डिंग क्लास का शेड्यूल रहेगा। और इस तरीके से आपको वहाँ पर इस नंबर पर जैसे ही आप व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, 10th क्लास में है तो 10th लिख करके मतलब 10th लिख करके ओके कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर 11th में है तो 11th भी लिख करके ओके कर दीजिएगा। 12th क्लास के इंग्लिश फाउंडेशन जो बैच है हमने उसको स्टार्ट किया है, तो आप यदि 12th क्लास में होंगे तो 12th लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको वहाँ से ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम भी अगर आप चलाते हो तो नहीं चलाते हो तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस नंबर पर यानी टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगा और इसी प्रकार के क्लास को हम आगे भी लेते आएंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।